नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर दी जाएगी स्वास्थ्य एटीएम और फोन से परामर्श की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 2-3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की दी सौगात। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की अपील। कहा, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का भी सिखाता है तरीका। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वाराणसी में काशी तमिल संगमम के आयोजन में हुए शामिल। युवाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया अवलोकन। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांटे पुरस्कार। और मथुरा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई खेलकूद प्रतियोगिता। रस्साकसी, दौड़ और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में दिखा जवानों का दमखम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर टेली कंसल्टेंसी यानी कि फोन से परामर्श और हेल्थ एटीएम की सुविधा दी जाएगी। इन सुविधाओं से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर मरीजों की 60 प्रकार की निःशुल्क जांच हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा के चलते छोटे से छोटे गांव में वेलनेस सेंटर पर बैठे मरीजों को बड़े शहरों के विशेषज्ञों से सलाह मिल सकेगी। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 14,500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और 11,000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ अफसर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जो कार्य हुए हैं वे अकल्पनीय हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार डबल इंजन की भाजपा सरकार का ध्येय है। सरकार हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे। देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है यह अकल्पनीय है। अकल्पनीय है। 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के अंदर या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण की वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना। 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का मॉडल अपना अपना हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना मॉडल है। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसमें हेल्थ को कभी कॉमर्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। हेल्थ हमारे लिए व्यापार नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और दोस्तों, आप सेवा करने के लिए जुड़ी हुई आर्मी है और इसलिए जब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं तब यहां जब आपका प्रेजेंटेशन में मैंने देखा आपको गांव की कमेटी के साथ, आरोग्य कमेटी के साथ काम करना है, गांव के प्रधान के साथ काम करना है, आशा बहन के साथ काम करना है और आपको रिकॉर्ड भी ठीक रखना है, आपको मैनेजमेंट भी करना है, आपको सभी के साथ जुड़ के आपकी जिम्मेवारी को जब आप वहन कर रहे हैं तब मेरा आग्रह है आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि देश का हेल्थ और स्वास्थ्य का भार सचमुच आपके जिम्मे में विशेष है और ऐसी स्थिति में कठिनाई बहुत आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में शामिल हुए। जहां उन्होंने इसके समापन सत्र को संबोधित किया तो देश को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की सौगात भी दी। गोवा समेत दिल्ली और गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा तो लोगों से आयुर्वेद से जुड़ने की अपील की। गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृत काल का बड़ा लक्ष्य है। आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। पीएम ने कहा कि भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा गया है, जो आयुर्वेद में कहीं न कहीं समाहित है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का शुभारंभ किया। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की तरफ लौट रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद का प्रभावी परिणाम था, लेकिन प्रमाण के मामले में कहीं पीछे छूट रहा था। इसलिए प्रमाण का डेटाबेस एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इस पर लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा और इस दिशा में कुछ कदम उठाए भी जा चुके हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ, वन हेल्थ का फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। इसका मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। इसमें इंसानों के साथ साथ जीव जंतु को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने गोवा में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2022 का दौरा भी किया। इसका उद्देश्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए उद्योग के अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधि पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी में भव्य काशी तमिल संगमम जारी है। इसके तहत होने वाले आयोजनों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल हुए कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित जानी मानी हस्तियों ने इसमें शिरकत की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों की भूमिका विषय पर आयोजित समारोह में शामिल हुए, तो वहीं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यूपी और तमिलनाडु के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। जारी काशी तमिल संगमम में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। लोग बढ़ चढ़कर इन आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को काशी तमिल संगमम में एक समारोह को संबोधित किया। समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों की भूमिका विषय पर आयोजित समारोह में उन्होंने मंदिरों को संस्कृति और इतिहास का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। People are understanding in the world that there are different nations, different societies, different people, different faith, and each faith has to have its place in the world. But we also have to deal with the competitive advancement of other beliefs and other cultures. It is not enough just to hold our own. We have to promote, we have to present, we have to take our culture to the rest of the world. So everything that you are doing at home, we have to find a way that this message also goes around to the rest of the world. काशी तमिल संगमम के अंतर्गत फ्रेंडली मैच भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर IIT BHU क्रिकेट ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हो रहे क्रिकेट मैच को देखने पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के संग स्वयं मैदान पर उतरकर खेल में हाथ आजमाया। दोनों मंत्रियों ने मैच के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि काशी तमिल संगमम युवाओं को आपस में जोड़ने वाला आयोजन है। काशी तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, ये सदियों पुराना है, लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो सदा कहते हैं, पंच प्रण की बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। पहला, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, हमें एकता एकजुटता के साथ काम करना है, हमें अपनी भागीदारी निभानी है, अपना सबको योगदान देना है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गुलामी की सोच से बाहर निकलना है। Today I am very happy to hear with our Honorable Minister Shri Anurag Singh Thakur ji. Today is our friendship cricket between the Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's initiative एक भारत श्रेष्ठ भारत का अंदर ये प्रोग्राम हम लास्ट महीना नवंबर 16 से इधर शुरू किया। काशी तमिल संगमम में भारतीय भाषाओं का उत्सव भी मनाया गया। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन सहित गणमान्य हस्तियां शरीक हुई। भाषा तो जोड़ने के लिए होती है, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए नहीं होती। और काशी और तमिलनाडु का रिश्ता तो जोड़ने वाला है, वो दूर रखने वाला नहीं। कुछ लोग प्रयास करते हैं कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर दोनों को अलग रखा जाए, लेकिन इस संगम के माध्यम से, काशी तमिल संगम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गहरा रिश्ता करने का काम किया है, जो 7000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान एवं प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए आयोजित काशी तमिल संगमम में भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर बात हो रही है। इस दौरान इन दोनों के बीच आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को रेखांकित किया जा रहा है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काशी तमिल संगमम का सांस्कृतिक कार्यक्रम BHU के MP थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं के बीच में बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और हमारे संवाददाता से खास बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से युवाओं को तमिल और काशी से जोड़ने का सपना साकार किया है। खेल का भी
आयोजन किया गया है जिससे युवाओं को शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से जोड़ा जा सके। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री हमारे साथ हैं। आपने चूंकि कल्चरल प्रोग्राम भी देख लिया जो कि एक मुख्य आयोजन है यहाँ पर काशी तमिल संगमम का। खेल का भी आयोजन आपने किया, पुरस्कृत किया खिलाड़ियों को। पूरे इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत न केवल सोचा, करके दिखाया। तमिलनाडु, काशी दो अलग क्षेत्र हो सकते हैं, अलग भाषाएं बोली जा सकती हैं, अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन हजारों वर्ष पुराना रिश्ता है जो दोनों को शिव नगरी के रूप में जोड़ता भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया है और इसमें खेलों को जोड़कर तो युवाओं को और जोड़ दिया है। कला, संस्कृति, खेल को देखकर तो युवा और जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की तरफ के ढोल नगाड़े और डांस को देखकर लगता है कुछ तो मिलता है। ये युवा मामलों के मंत्री हैं और अब जिस तरह बैठ के आप सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं के बीच देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, आनंद तो अपने युवा साथियों के बीच में देखने का ही है और युवा उसको एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे आगे बैठ के कभी नहीं पता चलता, पीछे बीच में बैठ के पता चलता है। और आपने देखा ढोल चाहे तमिलनाडु का बज रहा है लेकिन धुन उसने भंगड़ा की पंजाब की बजा दी, महाराष्ट्र का ढोल भी बजा दिया, तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में जैसे बजता है वो भी करके दिखा दिया। ये दिखाता है कि हम सॉफ्ट पावर के माध्यम से कैसे एक को दूसरे से जोड़ सकते हैं, जो अपने क्षेत्र को काटकर क्षेत्र से परे जाकर देश और दुनिया में भारत की ताकत को दिखा सकता है। सॉफ्ट पावर से कैसे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ये कहना है मंत्री जी का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से उर्वरक, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और कृषि को समृद्ध बनाने जैसे विषयों पर बातचीत की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। किसान की आय दोगुनी होने के लिए उसे अच्छी खाद मिलनी चाहिए, उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए, अच्छी तकनीक की जानकारी उसे होनी चाहिए, खेती के उपयोग में आने वाली मशीनों की जानकारी उसे होनी चाहिए और समय समय पर मिट्टी का परीक्षण भी होना चाहिए, ताकि अगर मिट्टी में कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जा सके। इन सभी उपायों को अपनाने से किसान की आय दोगुनी हो सकती है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों की आय को दोगुना करने में मील का पत्थर साबित होंगे। आज रामनगर के हमारे किसान समृद्धि केंद्र की मेरी विजिट के दरमियान किसानों से संवाद हुआ और किसानों ने बताया कि नैनो यूरिया हमारी फसल के लिए बहुत उपयोगी है। किसान ने स्वयं ने जिन्होंने उसका उपयोग किया है, उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से हमारा पैसा भी बचता है, हमारी सॉइल मिट्टी भी बचती है और सुविधा भी रहती है। एक बैग यूरिया एक बोतल में समाविष्ट हो जाता है, यानी कि एक बोतल नैनो यूरिया बराबर एक बैग यूरिया। तो किसानों को अपने खेत तक ले जाने में भी सुविधा होती है, फसल भी अच्छी निकलती है, दाम भी कम लगते हैं, मिट्टी का भी संरक्षण होता है। इस दृष्टि से नैनो यूरिया का प्रचलन दिन प्रतिदिन
सारे देश में बढ़ रहा है। आज कृषि समृद्धि केंद्र पर, किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों ने जो मुझे बताया, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और आने वाले दिनों में किसान नैनो यूरिया का उपयोग करके अपने ज़्यादा दाम कमाए और प्रधानमंत्री जी का किसान की आय डबल करने का जो स्वप्न है उसको साकार करने में सहयोग भी मिलेगा। सहारनपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के उद्देश्य से सहारनपुर के मंडलायुक्त एम लोकेश के द्वारा शिवालिक मोहंड फॉरेस्ट रेंज और शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई सेवाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2020 में देश में सस्ती दर पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को जो मंजूरी दी गई थी, अब उसके विस्तार के क्रम में सहारनपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अब प्रधानमंत्री वाणी योजना से वहां के आम नागरिक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग 5G स्पीड के साथ हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। विशेष बात यह रहेगी कि जो भी उपभोक्ता यहां वाईफाई का प्रयोग करेगा उसकी पूरी फोन डिटेल सर्वर में एक्सेस हो जाएगी, जिससे फॉरेस्ट क्षेत्र में अराजक तत्वों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। मशीनीकरण इंसान पर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि इसका शोर इंसान को बहरा बना रहा है। इसके बावजूद हम सचेत नहीं हुए हैं और ऐसी मशीनों और उपकरणों को लगातार प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे सुनने की क्षमता से कई गुना ज्यादा ध्वनि पैदा हो रही है। 5G कनेक्शन है एंड फॉरेस्ट का जितने भी सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस को उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इच्छा मतलब उन लोगों का रिक्वेस्ट है नेटवर्क फॉरेस्ट एरिया में ना बढ़े, और जहाँ का और ये जो सत्यम ने जो वहाँ पर सिस्टम सेटअप किया, जो मेश का जो डिश लगा दिया, तो सिर्फ 5 रिसीवर्स को लगाकर 700 मीटर 800 मीटर मतलब मंदिर का आसपास जहाँ पर जनता का मूवमेंट होगा, श्रद्धालुओं को मूवमेंट होगा, उसी एरिया में नेटवर्क इन्होंने दिया। अगर हम टावर लगाते हैं किसी एजेंट कंपनी के माध्यम से टावर, तो पूरा एरिया में नेटवर्क आ जाता है, जो फॉरेस्ट वालों के लिए उचित नहीं है। जो सत्यम जो एंटरप्रेन्योर है CQ कंपनी का, उन्होंने जो सिस्टम बना दिया, जितना एरिया में हम लोगों को नेटवर्क चाहिए होगा, जहाँ जहाँ पब्लिक होगा, जहाँ जहाँ दुकानें लगती है, तो उसी एरिया में उन्होंने नेटवर्क दिया। ये बहुत अच्छी एक हम लोगों के लिए एक लाभदायक। तो ये जो PM वाणी कॉन्सेप्ट है उसमें 2 चीजें हैं, एक PDOA है जो एग्रीगेटर है और PDO होता है ऑफिसेज। जो लोग होते हैं वो डेटा बेचते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी क्या रहता है कि आपने अगर अपनी शॉप पर PDO का कुछ एक सेटअप लगा दिया, तो आपकी शॉप पर कोई आता है, सिर्फ जैसे PCO होता था, कॉलिंग के पैसे दे देता है और चला जाता है। तो इंटरनेट उसके लिए नहीं है। अगर आपके पास फोन है तो आपका नेट पूरे टाइम उसमें चलना चाहिए, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, वो जो PDO है वो एक एरिया को कवर करेंगे। वो घर पर OTT सर्विसेज भी देंगे, TV भी देंगे, वो एजुकेशन भी देंगे। तो बेसिकली वो क्या रहेंगे, वो उन्हें सर्विस देंगे एक एरिया को। जो अभी एक आदमी को सर्विस दे रहा था, वो अब 10 घरों को सर्विस दे पाएगा। मथुरा में इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF इकाई परिसर में 7 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों के लिए विभिन्न वर्गों की दौड़, वॉलीबॉल, बैडमिंटन मैच और रस्साकसी जैसी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। CISF के उप कमांडेंट और इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू और मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक देवजीत गोगोई ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अत्यंत हर्ष एवं गर्व है कि CISF इकाई IOC मथुरा में वार्षिक एथलेटिक और एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पूरे सप्ताह कराया गया। और विभिन्न इसमें एथलेटिक एवं खेलकूद की प्रतियोगिताएं हमारे जवानों बल सदस्यों के लिए कराई गई। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इसमें कुल 223 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया और 74 जो इसमें हमारे विजेता अन्य इवेंट में जो विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ हमारी जो आधी आबादी है महिलाएं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और किसी भी तरह से उन्होंने अपने आप को कमतर नहीं दिखाया। उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी तरह से पुरुषों के बराबर हैं
एवं कई जगहों पे उनकी परफॉर्मेंस मेंस से अच्छी रही। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम को भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा की कीमत से तैयार सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम यानी एस्ट्रोटर्फ की सौगात मिल गई है। इस हॉकी मैदान पर पहली बार 3 दिवसीय CBSE नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। CBSE नॉर्थ जोन हॉकी अंडर 19 के बालक और बालिका वर्ग में श्रीराम विद्या मंदिर हरिद्वार की टीम ने चैंपियनशिप पर कब्जा किया। चैंपियनशिप में DAV पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। DAV पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय चैंपियनशिप के अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम और करण पब्लिक स्कूल में खेले गए। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। देखिए, आज एस्ट्रोटर्फ पर बच्चे खेल रहे हैं और एक नॉर्थ जोन का टूर्नामेंट यहां पर हो रहा है। इससे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती थी। मैदान पर जब बच्चे खेलते हैं तो उससे अधिक आनंद देने वाली बात क्या हो सकती है। और एस्ट्रोटर्फ हम सब जानते हैं, इस बात को मैंने पहले भी कहा और उसी आधार पर मैंने बहुत आग्रहपूर्वक केंद्र सरकार से इसकी मांग भी रखी और खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार किया। तो मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का, खेल मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। आजकल सारे के सारे जो टूर्नामेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, खासतौर से अपने देश में आप चलिए, जैसे मैदानों पर खेलें उसी पर कंपटीशन हो जाए। पर जब आप इंटरनेशनल एरिना में जाते हैं तो यू हैव टू प्ले ऑन एस्ट्रोटर्फ, और एस्ट्रोटर्फ पर यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बॉल की स्पीड के साथ अपने लखनऊ अयोध्या हाईवे पर DCM और रोडवेज बस में टक्कर में 12 यात्री घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल यात्री को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायल यात्रियों को बाराबंकी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब 50 यात्री बस में सवार थे। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर द्वारा कान में हेडफोन लगाकर गाड़ी चलाने से यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर के द्वारा मोबाइल में गाना बदलने के दौरान बस अनियंत्रित होकर DCM से टकरा गई। बस बढ़नी से लखनऊ की तरफ जा रही थी। यह हादसा बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोहम्मदपुर चौकी के पास हुआ है। महमूदपुर चौकी के पास यहाँ पे ड्राइवर मतलब गाने लगा रखा था बस में, और हाँ जी, ड्राइवर ने गाने लगा रखे थे और कान में लीड भी लगा रखी थी साथ में। वो गाना चेंज करने के चक्कर में सर इसने सामने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी भी स्पीड में कर रखी थी ड्राइवर ने, और पापा ने बोला भी सामने देख लो, सामने देख लो, देखा नहीं। एकदम से ट्रक सामने आ गया, उसमें लक्कड़ लदे हुए थे, जाके एकदम से टक्कर उसी में जाके हुई और जिससे कि काफ़ी लोगों को चोट भी लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर दी जाएगी स्वास्थ्य ATM और फोन से परामर्श की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की सौगात। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की अपील। कहा, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का सिखाता है तरीका। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वाराणसी में काशील तमिल संगमम में आयोजन में हुए शामिल। युवाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया अवलोकन। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांटे पुरस्कार। मथुरा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई खेलकूद प्रतियोगिता। रस्साकसी, दौड़ और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में दिखा जवानों का दमखम। तो सुबह 8 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।